किसानों की मांगें जो हैं वो क्यों नहीं मानी जा रही हैं? ये किसान जथेबंदियों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है। यहाँ से 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जा चुकी है। हौजरी उद्योग चला गया, चमड़ा उद्योग चला गया, अलग अलग उद्योग जितने भी थे यहाँ, साइकिल उद्योग भी जा रहा है, बाकी भी जा रहे हैं। एक तो सिखों को पढ़ाया जा रहा है कि ये आपके दुश्मन है, जबकि इस मुल्क का प्रधानमंत्री सिख रहा, राष्ट्रपति भी सिख रहा। संघ जो है एक विचारधारा है और वो आचरण में उतारने वाली है, खाली बातों वाली नहीं है। पंजाब में अगर संघ का काम मजबूत नहीं हुआ तो पंजाब को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ के रखने की, मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ के रखने की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। जब राजा व्यापारी हो जाता है तो जनता भिखारी हो जाती है, जनता का विश्वास उठ जाता है। इनको तो पंजाब पुलिस का हेड कांस्टेबल नहीं मिलता था, एसएचओ तो अलग बात है। आज 3 कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार के चल के आते हैं। ये पॉलिटिकल लोग जो हैं उनकी मानसिकता स्वार्थी हो गई है और वो ऐसी बात करते हैं कि जब तक वो केंद्र को गाली ना दे लें, जब तक वो भाजपा को गाली ना दे लें, क्योंकि भाजपा देश को जोड़ के रखना चाहती है, जब तक वो संघ को गाली ना दे लें तो उनको लगता है कि हमारी राजनीति सफल नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल, जो कि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के भी वरिष्ठ नेता हैं और पंजाब में बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे हैं। मौजूदा समय में वो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आज हरजीत जी से बात करेंगे पंजाब की, पंजाबियत की और बीजेपी के कामकाज की, बीजेपी की नीति की, रणनीति की, और साथ ही और भी बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। शुक्रिया जी, सत श्री अकाल, धन्यवाद। सर, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन शुरुआत इस बात से कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ आपका जन्म हुआ और फिर कैसे ये सिलसिला बना कि पढ़ाई और पढ़ाई के बाद फिर मतलब थे तो आप किसान, लेकिन फिर राजनीति में आ गए, कैसे? ऐसा जी, मेरा गांव बरनाला के पास धनौला मंडी है, छोटा टाउन है और वहीं मेरी स्कूलिंग हुई, सरकारी स्कूल में ही, धनौला के। जी। उसके बाद फुटबॉल खेलने की वजह से मैं पंजाब की और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की फुटबॉल टीम में था, तो मेरा ये एडमिशन DAV कॉलेज जलंधर, उस टाइम बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट था, उसमें हो गई। जी। वहाँ के बाद धीरे धीरे दोबारा मैं वापस फिर SD कॉलेज बरनाला आ गया, वहाँ स्टूडेंट लीडर था, तो लगातार संघर्ष करते रहे। और उसके बाद साधारण परिवार से हूँ, किसान परिवार से, फिर आगे चलते रहे। तो इसी तरह मैं सन 90 से भाजपा से जुड़ा हूँ। अच्छा जी। संघ से, मेन RSS से। उस टाइम बहुत कम सिख हुआ करते थे, जी। तो फिर मेरे को 96 में लोकसभा लड़ाया बीजेपी ने। तब हम अकेले लड़ रहे थे पंजाब में, संगरूर से। अच्छा जी। सिमरनजीत मान के सामने। जी। फिर अकाली दल के साथ गठबंधन में होते थे, बाद में रहे। जी। तो कभी जब इन्होंने देखा कि, तो मुझे 2017 में इन्होंने यहाँ से राजपुरा से विधानसभा लड़ाया, क्योंकि ये 200-250 किलोमीटर का इलाका हमारा खाली था, जी। जिसमें हम चुनाव ही नहीं लड़ते थे। जी। तो उसमें रहे, तो फिर वहाँ उस एरिया में भी काम किया, वैसे पूरे पंजाब में ही किया। और 5.5 वर्ष के करीब मैंने हरियाणा का भाजपा का काम देखा। जी। 1 वर्ष अंडमान निकोबार का भी देखा। अच्छा जी। हाँ जी, मैं भाजपा का जो किसान मोर्चा है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, जी। उसका राष्ट्रीय प्रभारी भी रहा और राष्ट्रीय महामंत्री भी रहा 8 वर्ष। तो मैं सेंट्रल ऑफिस जो बीजेपी का है उसमें भी मुझे कोई 12-13 वर्ष बैठने का मौका मिला। तो सर, ये संघ से कैसे जुड़ा हुआ? संघ से ऐसा था कि मेरी मुलाकात उस समय, जो बाद में परम पूजनीय सरसंघ चालक हुए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी रज्जू भैया जी, जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैं प्रभावित हुआ। अच्छा जी।
तो उस वजह से मैं जुड़ गया। उन्होंने बनवासी कल्याण आश्रम वालों से मुझे जोड़ दिया। अच्छा जी। करते करते ऐसे ही आगे चलता रहा फिर सफ़र। फिर कभी टूटा नहीं रिश्ता। जी। फिर मैंने प्रथम वर्ष भी किया और भी संघ की जो शिक्षा वर्ग होते हैं उनमें गया, जी। और इसी तरह से फिर भाजपा में चल पड़ा। तो ये चलता रहा और लगातार ही। मैं कभी फिर पार्टी नहीं छोड़ी, कभी संघ को तो छोड़ना ही क्या, वो तो बहुत खूबसूरत संगठन है और बहुत अच्छा विचार है, और एक दुनिया का सबसे बड़ा जो है समाज सेवा का माध्यम है वो, और सामाजिक संगठन है जो राष्ट्रीयता की बात करता है। संघ जो है एक विचारधारा है और वो आचरण में उतारने वाली है, खाली बातों वाली नहीं है। उसको एक दिन में नहीं उतरता, उसमें काम करते करते वो विचार आपके समझ आता है, फिर आप उसको छोड़ते नहीं। तो सर अगर ये बात करें कि मूल सिद्धांत क्या है संघ का? संघ का देखो, अगर कोई बुरी बात बताते तो कम से कम हरजीत सिंह ग्रेवाल तो आज इतने वर्षों से वहां ना रहता। ठीक है, जी। आज भी ये श्रद्धा है मन में, और वो माता पिता की सेवा करनी, जी। और जितनी अच्छी बातें हैं, अनुशासन और मैन टू मैन हार्ट टू हार्ट एक दूसरे से मिलना, जी। खाली बातों से नहीं, और एक दूसरे का दर्द समझना। तो ये जो फैमिली इंस्टीट्यूशन जो इस टाइम खत्म हो रहा है अपने मुल्क में भी, जी। इसकी रिस्पेक्ट करना भी वो सिखाते हैं, और बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं जो होनी चाहिए। और उसकी मैं बताने लगूंगा तो फिर ये विषय लंबा हो जाएगा। जी। सर कॉलेज की आपने बात की कि कॉलेज में भी आप लीडर थे, तो कौन सी यूनियन से जुड़े हुए थे कॉलेज में आप? मैं कॉलेज में पीएसयू से था, पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन, अच्छा जी। जिनको माओवादी थे, नक्सलाइट भी कहते थे, हाँ जी। और उसमें रहे। और उसके विषय में भी काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हुआ, और उसके बाद फिर इधर जुड़ गए बाद में। तो सर ये मतलब क्योंकि कॉलेज में आप एक अलग विचारधारा से जुड़े हुए थे और यहाँ आकर आपने एक अलग विचारधारा चूज कर ली, ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ ये क्योंकि ये जो संघ के प्रचारक है ना, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। उसमें रज्जू भैया जी के जब मैं नज़दीक गया तो उस टाइम मेरे विचार में संघ का कुछ भी नहीं था, अच्छा नहीं था। हम तो इतना ही समझते थे कि ये सरमाएदारों के पक्ष में रहने वाले लोग हैं जी। गरीबों की कोई बात नहीं करते। जब उनके बीच में गए, उनसे मुलाकात हुई, तो ये मुझे समझ में आया कि क्या विचार है। फिर बहुत सी पुस्तकें पढ़ी वहाँ, और संघ जो है ना, संगत जी। जिसको कहते हैं, अच्छी संगत से आदमी बहुत कुछ सीखता है। जी। तो इन लोगों की संगत जो है उससे सीखने को मिला, और फिर समझ में आया कि देश हित में यही विचार है, इसलिए है। पंजाब में क्या लगता है सर, संघ जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है वो? देखो, मैं 2 लाइनों में आपको बात बता दूंगा। जी। पंजाब में अगर संघ का काम मजबूत नहीं हुआ और भाजपा का काम भी मजबूत नहीं हुआ, तो पंजाब को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ के रखने की, मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ के रखने की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। ना कोई फौज जोड़ के रख सकती है, ना कोई पुलिस रख सकती है। अगर इसको जोड़ के रख सकते हैं तो यही संगठन और इनकी मजबूती, इनकी सत्ता आए ना आए बीजेपी की, जी। मगर मजबूती जरूर होनी चाहिए। तो आपका ये कहने का मतलब है कि आज के दौर में अगर पंजाब को मतलब एकत्रित करके रखा हुआ है, संगठित करके रखा हुआ, तो वो संघ ने रखा हुआ है? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं। अभी रखेंगे। तो उस पर काम चल रहा है? नहीं नहीं, काम नहीं चल रहा। इस मतलब टाइम हालात वैसे आते जा रहे हैं। अच्छा जी। देखो, इस समय क्या है, एक तो आपने पिछले समय से देखा होगा कि पंजाब के साथ बहुत धक्का हो रहा है। ऐसे ही तमिलनाडु वाले वो स्टालिन जो भाषण देते हैं, जी। ये पॉलिटिकल लोग जो हैं उनकी मानसिकता स्वार्थी हो गई है, और वो ऐसी बात करते हैं कि जब तक वो केंद्र को गाली ना दे लें, जब तक वो भाजपा को गाली ना दे लें, क्योंकि भाजपा देश को जोड़ के रखना चाहती है, जी। जब तक को वो संघ को गाली ना दे लें,
तो उनको लगता है कि हमारी राजनीति सफल नहीं हुई। ऐसे नेता हैं बहुत बहुत से। जी तो उनको ये नहीं मालूम कि वो जो करने जा रहे हैं, लोगों के मन में जो वो जहर भर रहे हैं, उसका आगे चल के बहुत बुरा नतीजा भी हो सकता है। ठीक है। जी तो ये चीज़ें जो हैं, ये इस विषय पे बहुत अध्ययन करने की ज़रूरत है, जी क्योंकि मैं घूमता बहुत हूँ पंजाब में। जी पंजाब के ये मालवा के इधर के 4000 गांव हैं, जिसमें मैं खुद भाषण कर चुका हूँ, सब में गया हूँ। जी हम सफल क्यों नहीं हुए? वो इसलिए नहीं हुए कि एक तो हमारे बारे में परसेप्शन गलत बनी हुई है। जी जहाँ पंजाब में जनसंघ और संघ आरएसएस, जी उसमें कोई लोग फर्क ही नहीं समझते। फर्क नहीं समझते। ये ऐसा प्रदेश है। जी और जबकि संघ का काम सामाजिक है और भाजपा का काम पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है। राजनीति है शुद्ध। जी तो एक तो सिखों को पढ़ाया जा रहा है कि ये आपके दुश्मन है, जबकि इस मुल्क का प्रधानमंत्री सिख रहा, राष्ट्रपति भी सिख रहा। जी 84 के जो नस्ल कुशी थी, जी नरसंहार था हाँ जी वो, हाँ जी हाँ जी और उसकी सजा, उसका इंसाफ जी वो सिख प्रधानमंत्री और सिख राष्ट्रपति नहीं दिलवा पाए। हाँ जी मोदी जी ने आके शुरू किया। ये ठीक है कि लंबा समय हो गया, सबूत नष्ट हो जाते हैं, जी जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। डिनाइड। तो वो तो मिल ही नहीं सकता इंसाफ। तो जी इसकी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ जी कि गुजरात में दंगे हुए। जी ठीक है। दंगे उसको कहते हैं। 179 लोग पुलिस की गोली का शिकार हुए। जी इसमें 3 दिन हुए नस्ल कुशी जो सिखों की हुई। हाँ जी हाँ जी 3 दिन हुए, बेरोक टोक हुए, एक भी दंगाकारी पुलिस की गोली का शिकार नहीं हुआ। नहीं हुआ। 36 वर्ष मुकदमे दर्ज नहीं हुए। जी गुजरात वाले में मुकदमे दर्ज हुए। एक कैबिनेट मिनिस्टर माया कोडनानी, हाँ जी उसको उम्र कैद की सजा हुई। बिल्कुल। ये मालूम है ना। हाँ जी तो ये इस तरह का काम किया। और किस खालसा के ऊपर किया? जिसका जब निर्माण हुआ तो अनंतपुर साहब में, हाँ जी तो गुरु साहब ने, उनका नाम क्या था? गोविंद राय। गोविंद। क्या कहा कि भाई अब आप सिंह बन गए हो, हाँ जी खालसा में आ गए हो। आ गए हो। दया सिंह को कहा, जो उनमें से एक थे 5 प्यारों 5 में, प्यारों में से। उनको कहा कि भैया मुझे भी गोविंद राय से गोविंद सिंह बना दो। जी उसने क्या कहा कि हमारे से तो शीश लिए हैं आपने, आप क्या दोगे? बिल्कुल। उन्होंने कहा जब देश को, धर्म को, कौम को ज़रूरत पड़ी तब शीश दिए हैं, आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब शीश देंगे। मेरे को गोविंद राय से गोविंद सिंह बना दो। जिसका निर्माण ही देश, धर्म और कौम के लिए होगा, वो बिल्कुल। उसका 3 दिन कत्लोगार। तो वो देश को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश थी जो उस टाइम रची गई। जी वो किन्होंने रची? जिन्होंने उनको दोबारा मुख्य मिनिस्टर बना के रखा, जिन पे उंगली उठी, उनको एमपी बना के रखा, उनको सत्ता में भी रखा, साथ भागीदारी दी। बिल्कुल। तो ये क्या था? क्या संदेश देना चाहते थे? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके ऊपर ऐसा कलंक था ये, जो मोदी जी ने आके धोया। फिर 300 से ज़्यादा सिखों की, 12 सिखों की ब्लैक लिस्ट थी। वो 36 साल अपने घरों में नहीं आ पाए। ठीक है ना। बिल्कुल। तो उनकी बिना मांगे, अकाली दल ने भी मांग नहीं की कभी उसकी। जी सिर्फ एक रह गया है जो बड़ा टेररिस्टों के साथ देता है, जो उस तरह की बात करता है। बाकी सबको उससे निकाल दिया बिना मांगे। और मोदी जी क्या करें? ये जो सज्जन कुमार को सर उम्र कैद हुई है, अब इसको आप ये मानते हैं कि हाँ जो 84 में हुआ उसको कहीं ना कहीं इंसाफ की नज़र से आप देखते हैं? देखो, कांग्रेस जो है उनको मंत्री बना के और मेंबर पार्लियामेंट बना के, विधायक बना के, सिखों के जो खालसा था उसके जख्मों पे नमक लगाती रही। और इतना हुआ कि मोदी जी के ये सब करने से मल्लम लग गई है। उनको लगा विश्वास बनेगा देश के कानून में, और
जब अभी भी आज भी अगर मैं आपको मिलवाऊं, मैं तो मिलता रहता हूँ, जी जो लोग विक्टिम्स हैं उस समय के, जी। जिनके परिवारों के 2-2 4-4 लोग सामने जला दिए, मार दिए, हाँ जी। उनकी हालत आज भी देखो। उनका तो दूसरा 1947 वाला काम हुआ, जी दूसरी बार उजड़ गए वो लोग, बिल्कुल। वो हैं। तो ये दुष्कर्म कांग्रेस ने किया, पाप किया। तो अब ये जो डिसीजन आया सज्जन कुमार को लेकर, तो उस पे तो कहीं ना कहीं अब उनको राहत मिली होगी कि हाँ। हाँ, वो तो मिलती है, देश के कानून में विश्वास बनता है। बिल्कुल। ठीक है ना बात। लेकिन सर फिर सवाल ये भी उठता है ना कि अगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ मोदी साहब ने इतना सब कुछ किया है, लेकिन अगर हम इसको इलेक्शन की नज़र से देखें, चुनाव की नज़र से देखें, तो उतने अच्छे रिजल्ट पंजाब में देखने को नहीं मिले अब देखना 2027 में। अरे भैया, ये आम आदमी पार्टी क्यों जीती? क्योंकि अकाली दल ने भी ऐसे कर्म किए थे, लोगों का विश्वास उठ गया, लूटपाट की। अब उनके जो लीडरान थे, जिस परिवार का कब्जा था, उनको पूछो इतने होटल कहाँ से बन गए, इतनी जायदाद कहाँ से आ गई। ये तरीका हम लोगों को भी समझा दें थोड़ा सा, है? जब राजा व्यापारी हो जाता है तो जनता भिखारी हो जाती है, जनता का विश्वास उठ जाता है। इस तरह से हुआ। और फिर क्या हुआ, उधर कांग्रेस आ गई, कांग्रेस ने भी वही काम किया, लूटपाट वाला। तो लोगों का विश्वास उठ गया, वो बदलाव चाहते थे। बदलाव में क्या था सामने? हमारी पार्टी को लोग, किसान आंदोलन था, मारामारी करते थे, हम सामने थे ही नहीं। बिल्कुल। वो सामने आए, उन्होंने झूठ तूफान बोला, लोगों ने विश्वास किया, तो उनको जितवा दिया। जहाँ बूथ भी नहीं लगे वहाँ भी वोट पड़ गए। जी। अब लेने ना वोट, आप पता चलेगा, अब आएंगे तो अब इस बार। आपको लगता है कि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का हाल हुआ वो पंजाब में भी होगा, और दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी ने जीत दर्ज की वैसे ही पंजाब में भी जीत दर्ज करेगी? देखो, करेगी या ना करेगी वो बात अलग है। मैं कभी झूठ तूफान बोलने में यकीन नहीं रखता। जी हमारा व्यवहार क्या रहता है पंजाब के लिए, भाजपा कैसे खड़ी होती है, छोटे छोटे जो अब नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं लोगों के साथ, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। ठीक है, जी जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जी। ये कांशीराम जी कहा करते थे। हाँ जी सर, एक सवाल है। अब आप खुद किसान हैं और किसानों के बारे में सोचते भी हैं। जब पहला किसान आंदोलन हुआ तो आप खुद कई बार प्रधानमंत्री जी से मिले, होम मिनिस्टर साहब से भी मिले, और समझौता करवाने की या मांगे मनवाने की एक मतलब उस कड़ी आप बने पूरी तरह से कि हाँ ये खत्म हो और किसानों की मांगें जो है वो मानी जाएं। क्यों नहीं सर, मतलब अब तो कहाँ पेच कहाँ फंसा हुआ है, क्यों बात नहीं बन पा रही है? किसानों की मांगें जो है वो क्यों अरे नहीं भैया, मानी जा रही पहले है? बात समझो, किसान आंदोलन क्या है? ये किसान जथेबंदियों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है। सभी किसान नहीं इन्वॉल्व। जो अरे बात 2020-21 सुन लो। में वो सारा जत्थेबंदियों का ही था। हाँ हाँ, बात सुन लो ना। जी मैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी रहा जी और राष्ट्रीय महामंत्री रहा। जी मेरे संगठन के साथ भी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लोग जुड़े होंगे, किसान। जी ठीक है, मैं कोई बात बोलूँगा तो अपनी पार्टी के नज़रिए से बोलूँगा। ठीक है, जी वो बात किसान हित से प्रेरित होनी चाहिए। जी तो ये जो किसान जथेबंदियां हैं, ये अपनी अपनी विचारधारा से प्रेरित थी। अब समझे बात? जी वो जो बात बोल रहे थे उसको भी ध्यान में रख के बोल रहे थे। और उधर ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इसके दिमाग में ये था कि किसी भी तरह ये आंदोलन चले, हमें राजनीतिक लाभ मिले। ठीक जी है, और उन्होंने, जैसे आपको मालूम होगा, पार्लियामेंट के अंदर, देश की लोकसभा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी मेंबर थे शुरू में। जी वो हर रोज एक ही काम करते थे पार्लियामेंट में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोलते रहते थे। जब उनकी पार्टी की बैठक हुई तो उन्होंने कहा, समाजवादियों ने, उनकी चर्चा बहुत होती है, जी डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता था उस टाइम सभी पार्टियों का, जी जी विद इन द पार्टी लोकतंत्र था, प्रिवेल करता था। उन्होंने कहा कि लोहिया जी, लोग सवाल करने लग गए हैं कि देश की समस्याएं और भी हैं, आप पंडित नेहरू के खिलाफ क्यों बोलते रहते हो? जी उन्होंने कहा, आप सब मूर्ख हो,
आपको मालूम होना चाहिए, जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का चेहरा खराब नहीं होगा तब तक कांग्रेस नहीं हारेगी। तो ये लोग जितने हैं ये अपनी अपनी विचारधारा से प्रेरित हैं, ये मोदी जी का चेहरा खराब करना चाहते हैं। इनको मालूम है सबको कि जब तक मोदी जी का चेहरा खराब नहीं होगा तब तक भाजपा नहीं हारेगी। चलिए, आप समझिए। बिल्कुल। तो इस वजह से ये मोदी जी का चेहरा खराब करने के लिए अच्छी बात को भी बुरे तरीके से पेश करते हैं। अगर किसान हित से बात हो, मोदी जी किसान हेतु प्रधानमंत्री हैं और इनकी सब मांगे मानने के लिए तैयार हैं। अभी देखो क्या हुआ, अभी उस दिन एमएसपी की बात भी फाइनल हो गई थी जी, जब शिवराज सिंह चौहान जी आए। 3 मिनिस्टर चल के आ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है ना। बिल्कुल। इनको तो एक समय ऐसा भी था, मैं सबको जानता हूँ, इन्हीं के बीच में से हूँ, इसी कम्युनिटी का हूँ जी। ठीक है। तभी तो मैंने पहले ही कहा कि सुन आप लो किसान। सुन लो जी, इनको तो पंजाब पुलिस का हेड कांस्टेबल नहीं मिलता था, एसएचओ तो अलग बात है। आज 3 कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार के चल के आते हैं, तो कितने सुहृद है मोदी जी इनके लिए, कैसे इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, ऐसे ही तीनों ही आ रहे। तो उसके बाद क्या बयान आया राज्यपाल जी का, क्योंकि ये 35-40 जथेबंदियां हैं, हाँ जी, उसमें करना चाहते हैं, हल हो रहा था। उसने क्या बयान दे दिया, मैं अपना आंदोलन चलाऊंगा, फिर तुम करो कैसे करते हो, आया था ना बयान। बिल्कुल। मैंने तो नहीं दिया वो, नहीं, मैं तो, हम तो बोले भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हम तो चाहते हैं, इसलिए नहीं ज़्यादा बोल रहे कि ये समाधान हो जाना चाहिए। बिल्कुल। इस निष्कर्ष पे पहुंचे तो वो फिर उस तरह की बात करने लगे। तो इनको मना लोगे वो आके बैठ जाएंगे, इनकी आपस में एकता हो नहीं रही, यूनिटी नहीं है। तो हम तो चाहते हैं ये इकट्ठे हों, बात को ख़त्म करें। और पंजाब का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। यहाँ से 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जा चुकी है। हौजरी उद्योग चला गया, चमड़ा उद्योग चला गया, अलग अलग उद्योग जितने भी थे, यहाँ साइकिल उद्योग भी जा रहा है, बाकी भी जा रहे हैं। अगर इस तरह से करोगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। तो ये आम आदमी पार्टी जो है, इसको इतनी भी समझ नहीं है कि हम पंजाब का सत्यानाश कर रहे हैं इस आंदोलन को हवा देके। तो ये रोज़ अपने तरीके से जो इनको सूट करता है वो बोलते रहते हैं, बयान देते हैं। सभी पॉलिटिकल लोग ये तो सोचते नहीं कि सरकार हल करना चाह रही है। हर चीज़ को उस तरह से नहीं लेना चाहिए। पहले क्या लोग थे, जैसे अटल जी को भेजा नरसिम्हा राव की सरकार ने यूएनओ में, देश का पक्ष रखने गए, तो क्या हुआ, उन्होंने वहां जाके प्रधानमंत्री का पक्ष रखा, सरकार का रखा, और इतने जोरदार तरीके से रखा। जब वो वापस आए तो हमारी पार्टी के लोगों ने क्या कहा कि अटल जी ये आपने क्या किया, हमने तो इनका विरोध करना है। उन्होंने कहा यहाँ की पार्लियामेंट में विरोध करेंगे, यहाँ विरोध करेंगे सड़कों पे। विदेश में जाके प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, सरकार पूरे देश का गौरव है, इसलिए हम अपनी सरकार की बदनामी वहाँ नहीं करेंगे, अपने प्रधानमंत्री की नहीं करेंगे। तो पहले जो पॉलिटिशियन थे उनका एक म्यार था। आज जाके राहुल जी जाते हैं, जो बात पाकिस्तान ने बोलनी होती है 2 दिन पहले वो बोल आते हैं। ये कोई तरीका है? अपोजिशन लीडर है, यहाँ रखो जो बात रखनी है, यहाँ तुम रख नहीं सकते। तो ये कोई तरीका है? तो ये पॉलिटिशियन का जो म्यार है, एक लेवल है, वो होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशंस। आप हेल्दी ट्रेडिशंस डालोगे तो स्वस्थ परंपराएं पड़ेंगी। हाँ जी। तो ये इस तरह की बात। तो सर आपको क्या लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने, मतलब ये मेरा ये सवाल है कि आप इस पे क्या सोचते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। जिस हिसाब से किसान आंदोलन हुआ दिल्ली का, और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी ने उसका एक तरह से मतलब फ़ायदा उठाया पंजाब में, क्या किसान जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हाथों जो हैं वो यूज़ हो गए, आपको ये लगता है? ऐसा नहीं है। देखो ये बात लंबी हो जाएगी, मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता। बातचीत चल रही है, उसका कोई समाधान निकल आए, मैं ये चाहता हूँ। मेरे को जानकारी एक एक जगह की है, आपको ये शायद पता नहीं है। सन 80 में सरदार इंद्रजीत सिंह जेजी एसएसपी रिटायर हुए थे। अच्छा जी। उन्होंने ये किसानों के सुसाइड विक्टिम्स फैमिलीज जो हैं इस पे सर्वे किया था, उनकी रिपोर्ट आई थी, जहाँ उसके साथ ही एक मेरी रिपोर्ट आई थी उस टाइम। अच्छा जी। तो मैं लगातार सुसाइड विक्टिम फैमिलीज पे भी काम कर रहा हूँ। तो आप समझ लो कि किसानों के अंदर काम करने के लिए कितनी गहराई से हम घुसे हुए हैं जी। और आज से 20 वर्ष पहले जब मैं
प्रदेश महामंत्री था भाजपा का। तो ये जो डेमोग्राफिकल चेंजेस हो रही है ना देश पंजाब के अंदर जी, और जो मज़ार मस्जिद मदरसा ये कल्चर आया बॉर्डर एरियाज में, अब क्रिश्चियनिटी आ गई, हमारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। इस पे मैं पहले ही लिखा था और उस टाइम स्टेट होम मिनिस्टर ID स्वामी जी को आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी प्रेस क्लब में मेरे उस पे, और मेरे को बहुत थ्रेट भी आए थे। तो मैंने उस टाइम बता दिया कि था कि जो सिख है ये पंजाब में मिनॉरिटी कम्युनिटी बन जाएगा। SGPC को भी लिखा था, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज एक खतरा बन गया, आने वाले 5-7 साल में देख लेना क्या हाल होता है पंजाब का। सर रीजन क्या मानते हैं आप इसके पीछे, ये कन्वर्जन जो हो रही है, क्या रीजन क्या है? क्योंकि बहुत आज के दौर में जैसे आपने कहा, रीजन गुरु से दूर होना, ठीक है, प्रचार प्रसार की कमी, ठीक है। अब ये तो अभी जो धर्म चल रहा है जी, इसको छोटा कर रहे हैं आज के लोग। पहले तो सहजधारियों को अलग कर दो, फिर गुरु नानक देव को मानने वाले लोग, आपको शायद मालूम नहीं है, मैं समरकंद बुखारा इधर के इलाके सारे घूमे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत यात्राएं की जीवन में जी, ये जो तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के ग्रामीण क्षेत्र है ना, गांव है, हाँ जी, उनमें वहाँ की लैंग्वेज ताजकी है वहाँ की, तो हाँ जी, फारसी के साथ मिलती हाँ जुलती जी, है, हाँ जी, और साथ साथ रशियन, और फिर साथ साथ घरों के अंदर पंजाबी बोली जाती है, पंजाबी बोले जाते हैं। ठीक है। तो वो कौन बुलवा गया? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, उस टाइम का प्रचार प्रसार था, इन्होंने संभाला ही नहीं। और गुरु की देग बनती है वहाँ, ये अच्छा जी। जितने बंजारे हाँ हैं, जी। अगर कर्नाटक में बंजारा रहता है तो वो कन्नड़ भी बोलेगा और अपनी लैंग्वेज उनकी, उस बोली को ग्वार बोली कहते हैं, अच्छा जी, बंजारों की जो है, हाँ जी, उसको भी बोलते हैं। और गुरु की देग बनाते हैं वो घर में। उनको अब ये नहीं पता कि वो गुरु कौन था, जी, गुरु नानक था। गुरु नानक, तो ये इस तरह का प्रचार प्रसार था। तो गुरु नानक को मानने वाले लोग, ये जो तिब्बत है उसके अंदर गुरु नानक देव को नानक लामा कह के पूजा होती है। सिंधी गुरु नानक देव को मानते हैं। इन्होंने अभी अभी 600 भीड़ गुरु साहब की सिंधियों के घरों से उठवा ली। वो हमारे से ज्यादा सत्कार करते हैं गुरु ग्रंथ साहब का। बिल्कुल, तो ये तो इसको छोटा करते जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारी ये नस्लकुशी ना होती। ये लोग दोषी हैं, इनकी मानसिकता दोषी है। जब डॉक्टर अंबेडकर इसमें शामिल होने के लिए आए, उन्होंने कहा कि सिख धर्म दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म है, हाँ जी, इसमें कोई ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत कुछ नहीं है। तो वो आ रहे थे, तो उनको इन्हीं लोगों ने दूर किया। नहीं तो आज हमारी पॉपुलेशन कितनी होती, खालसा कितना होता, 60 करोड़। और कहाँ ले गए, अब इतने से हो गए, और दिनों दिन कम हो रहे हैं, दिनों दिन कम हो रहे हैं। तो कारण क्या सर, सोच जो है वो संकुचित हो रही है या फिर अपने कब्जा 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 कि मतलब जो चीज मेरे पास है वो मेरे पास ही रहे, तो वो ये किसी और के पास ना जाए। हमारा कब्जा रहे। अब तो पारिवारिक कब्जा हो गया ना, ठीक है। ये अकाली दल कितना बढ़िया पार्टी थी। आज ये पंजाब जो देश के साथ है, भारत के साथ है, तो ये श्रोमणी अकाली दल की वजह से है, उसकी विचारधारा की वजह से है। अगर मास्टर तारा सिंह उस टाइम उसके अध्यक्ष थे, अगर वो सही रोल ना करते तो हम भी पाकिस्तान के साथ होते, ठीक है। तो आज रह गए, तो वो अकाली दल को पारिवारिक दल बना लिया, तो उससे ये सारा पंथ खतरे में आ रहा है। तो ये देखना पड़ेगा, सिखों को देखना पड़ेगा, पंथ का हितु जो लोग हैं उनको देखना पड़ेगा। जी सर, एक अभिनेत्री है और मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत, उन्होंने किसानों को लेकर जो है बयान दिया और आपने उस बयान के खिलाफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को शिकायत लिखी और उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई। सर आपको नहीं लगा कि अपनी ही पार्टी की सांसद हैं और उसके खिलाफ ही आपने शिकायत कर दी? तो सामने से जो मतलब, हालांकि उन्होंने उस पर कार्रवाई भी की, कैसे सर मतलब ये? अरे क्या बात कर रहे हो, मैं भी गुरु साहब का पैरोकार हूँ जी, और सबसे छोटी उम्र के शहीद बाबा फतेह सिंह जी, अगर हुए हैं
तो वो किसके लिए हुए हैं? कि हम पंथ को गाली दिलवाते रहें, अपने धर्म को गाली दिलवाते रहें, उसको छोटा करते रहें, तो हमें उनका आदर नहीं है क्या? तो हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कभी भी। हमें पार्टी में पद मिले ना मिले, जी हमें इस धरती पे रहें या ना रहें, ये कभी नहीं करेंगे कि पंथ के खिलाफ, सिखों के खिलाफ कोई उस तरह की बात सुन लें जैसी बातें वो कर रहे थे। हम कोई क्रिमिनल हैं? खालसा जो है दुनिया में अगर वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन हो सकता है, जी अगर अमेरिका में जाके मिनिस्टर हो सकते हैं, जी कनाडा में जाके मिनिस्टर हो सकते हैं, यूके में हो सकते हैं, तो वो खालसा अगर उसकी कोई हैसियत बनाई है तो गुरुओं ने बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई। इसलिए वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, किसी कीमत पे नहीं। और उसके लिए तो पार्टी को अपना हित देखना है, जी तो पार्टी का भी हित है, ठीक है ना बात? हमने भी सारी उम्र इसमें निकाल दी। जी आरएसएस तो कभी किसी का अनादर करता ही नहीं, जितना गुरुओं का सत्कार बिल्कुल। आरएसएस करती है उतना कभी कोई नहीं करता। अच्छा सर, इसी में एक, हालांकि ये सवाल मैं बाद में पूछने वाला था लेकिन बात चल रही है तो बहुत सारे, मतलब एक तबका ऐसा है जो हिंदू धर्म और सिख धर्म को जो है एक ही मानता है कि हाँ एक ही है, हिंदू धर्म में से ही सिख धर्म निकला हुआ है। लेकिन सिख जो हैं अपने आप को अलग मानते कि नहीं, ये अलग धर्म है। आपका क्या विचार है सर इसमें? ऐसा है, हिंदू धर्म जो सनातन है ना जी ये सिख धर्म की नर्सरी थी। असली बात ये है, पहले क्या होता था, नॉर्थ इंडिया में आम रिवाज था कि घर का बड़ा बेटा सिख बनाया जाता था। आज भी ऐसा ही है, पर वो धीरे धीरे परंपरा खत्म हुई। क्यों हुई? कि कुछ लोग एक दूसरे का विरोध करने लग गए, ठीक है? जी तो जितने गुरु हैं पहले तो वो हिंदू ही थे। जी हिंदू धर्म में एक सुधार की लहर थी, वो सनातन में चलती रहती है ऐसी। जी पर गुरु गोविंद सिंह जी ने आके खालसा की सृजना की, जी क्योंकि उस टाइम जुल्म हो रहे थे, ठीक है ना? जी ये खालसा राज में भी जैसे टोडरमल जी हैं, हाँ जी सबसे महंगी ज़मीन दुनिया की खरीदी। बिल्कुल मोतीराम मेहरा हैं, जी वो क्या थे? हिंदू ही थे ना। बिल्कुल सारा परिवार जो है कोल्लू में पिड़वा लिया। हाँ जी इतने और लोग बहुत हैं, मैं वो बताने लगूं तो एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, हाँ जी दूर नहीं है हम। और खालसा कोई एक उससे नहीं बनता। एक चीज़ आपको आज बता देता हूँ, जी जैसे भाई कन्हैया का सेवा पंथ, जी वो भी चल रही है परंपरा, जी और उदासीन पंथ जी बाबा श्री चंद जी का, जी उन्होंने प्रचार प्रसार बहुत किया सिख धर्म का, जी जब तक उनके हाथ में था बहुत बढ़िया चला। बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये निर्मला पंथ जो है, गुरु साहब ने उस टाइम कुछ सिखों को संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए, वेदों का ज्ञान लेने के लिए काशी जी भेजा था। जी तो उससे आगे ये पंथ चला। ये सब मिलके फिर खालसा पंथ है, तो तब ये सिख पंथ है। आप समझ गए? जी तो इसलिए एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, कोई दूर नहीं है। हम कोई इस देश के लिए तो शहादतें दी, बिल्कुल अगर सनातन बचता कहाँ? गुरु तेग बहादुर अगर शहादत नहीं देते तो ना ये सिख होने थे, ना ये हिंदू होने थे, और ना ही ये क्रिश्चियन होने थे। यहाँ तो अल्लाह अकबर ही होना था। हाँ जी, तो उसमें क्या बुराई कर दी जी? कोई बुराई नहीं। फिर एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ठीक है कि अब हमारा पंथ अलग है, अच्छा जी, सिख पंथ है, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई। वहीं से हुई है। देखो एक चीज़ आज आपको और बताता हूँ जी इंडोनेशिया एक मुल्क है, जी इस्लामिक कंट्री है, हाँ जी और बहुत बड़ी इस्लामिक पॉपुलेशन वहाँ रहती है। हाँ जी तो वहाँ के राष्ट्रपति हुई हैं सुकार्नो, उनकी बेटी भी वहाँ की राष्ट्रपति हुई। सुकार्नो 21 वर्ष वहाँ के राष्ट्रपति रहे, और वहाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन रामलीला अगर होती है तो वहीं होती है, इंडोनेशिया में। और वहाँ के बैंक का नाम कुबेर बैंक, हिंदू देवता है। बिल्कुल वहाँ की एयरलाइन का नाम गरुड़ एयरलाइन, हिंदू देवता है।
ठीक है, जब वो मुस्लिम देशों की, इस्लामिक देशों की कॉन्फ्रेंस में गए तो उन राष्ट्रपति को पूछा, सुकार्नो को, कि भैया मुस्लिम जो इस्लामिक कंट्री थे उनके जो प्रमुख लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ये आपने हिंदू नाम क्यों रखे हुए हैं। लेकिन वो उनकी संस्कृति का पार्ट है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा जी कि हमारे पूर्वज सब हिंदू थे, जी। राम को मानने वाले थे हम। जो व्यक्ति, जो देश या जो संस्था अपने इतिहास को भूल जाती है जी अपने पुरखों को भूल जाती है, उन पे फख्र नहीं करती जी। उसको बदल तो हम सकते नहीं। बिल्कुल। हमारे माँ बाप कौन हुए, कैसे बदलोगे? हाँ जी। ये तो उसकी इच्छा से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कभी भी महान नहीं हुआ करते, ना वो देश महान होते हैं, ना वो व्यक्ति महान हो सकता है, ना ही वो संस्था महान हो सकती है। ये उन्होंने कहा था। तो ये निकले कहाँ से? गोविंद राय से गोविंद सिंह बने। हाँ जी। तो गोविंद सिंह जो हैं वो गोविंद राय पे फख्र नहीं करेंगे, उसको भूल जाएंगे, तो कैसे चलेगा आगे? ये चीज़ें हैं सोचने वाली। तो कुछ लोग नहीं सोचते क्योंकि उसमें कुछ मानसिकता ऐसी हो गई, हम विदेशी हो गए जी। और लोगों का पैसा लग रहा है और इस तरह के कुछ लोगों की भावनाएं हैं और वो कहते हैं कि हम तो मार ही देंगे, हत्या ही कर देंगे। जो कोई व्यक्ति अपना क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकता। गुरु नानक देव ने क्या कहा है? जब तक जग में रही है नानक, कुछ कहिए कुछ सुनिए। कुछ कहिए कुछ सुनिए। तो आपस में डिस्कशन होती रहनी चाहिए। हाँ जी। वो नहीं है इन लोगों में, भावना ही नहीं है, तो कैसे आगे चलेगा काम? इसको डे बाई डे छोटा करते जा रहे हैं। जी। डिस्कशन तो सनातन धर्म का भी मूल रहा है कि हाँ कोई भी बात हो तो चर्चा जो है वो जरूर होती है, डिस्कशन होती है, फिर उससे जो चीज निकल के आती है। वो बातें मैं करूंगा ना, मेरे को गाली देंगे। अच्छा। हाँ, आप समझो बात। तो सर एक और बात है, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में नशा और गैंगस्टरवाद, ये दो ऐसी चीजें हैं कि आज की तारीख में आप देखिए कि बढ़ ही रहा है। कैसे रोक लगेगी सर इस पर? एक चीज समझ लो, मेरी आदत में बहुत स्पष्ट बोलता हूँ। हाँ जी। कई बार नुकसान होता है सच बोलना भी, पर गुरु नानक ने कहा है, नानक है भी सच, नानक होसी भी सच। नानक का मतलब परमात्मा। बिल्कुल। तो अगर सच की जीत नहीं होगी, आखिर हो जाती है, तो नानक झूठा कैसे हो जाएगा? परमात्मा तो झूठ नहीं ना हो सकता। तो सच बोलने की आदत है। जब तक नेक्सस जो है पॉलिटिशियन, पुलिस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी और ये गैंगस्टर, इन लोगों का नेक्सस नहीं टूटेगा, तब तक ये ड्रग्स का, नशों का कारोबार नहीं छूटेगा। और ये पैसा बहुत बड़ी तादाद में लग रहा है, इसमें बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें थ्रेट्स भी आते हैं, अरबों रुपए का धंधा है, पंजाब में भी होता है जी। ठीक है जी। तो उसको तोड़ने के लिए जीरो टॉलरेंस पे काम करना पड़ेगा। क्या लगता है सर, ये अगली बार मान लीजिए अगर बीजेपी की सरकार आती है अगली, तो इस पर लग सकती है लगाम? देखो ऐसा है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंजाब में जाइए आप जी, जिस दिन कोई गैंगस्टर किसी की हत्या करता है तो वो गांव में, गांव की जो चौपाल होती है ना, उससे ही चर्चा चलती है हमेशा, वही आगे जाती है जी। तो लोग क्या कहते हैं, वहाँ बैठ के सुन लेना, वो कहते हैं कि यहाँ तो जोगी चाहिए। ये बात कहते हैं, ये इस बात पे मैं कह सकता हूँ कि हाँ ऐसा कहते हैं लोग। ठीक है ना, क्योंकि ये मैंने सुना हुआ है। सुन लो अभी जी। तो जोगी चाहिए भाई, मोदी नहीं आएगा तो जोगी कैसे आ जाएगा? हैं, भाजपा नहीं आएगी तो मोदी कैसे आएगा जी? तो ये तो भाजपा लानी पड़ेगी, सब समझते हैं। और कभी भी कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करके चुनाव नहीं जीतती। ऑर्गेनाइजेशन तो किसी का आधार होता है, हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, विचारधारक संगठन है, वो अलग चीज़ है। पब्लिक परसेप्शन पे चुनाव जीतते हैं। जब ये परसेप्शन बन रही है तो निश्चित आने वाला टाइम भाजपा का है पंजाब में, उसके बूथ भी ना लगे तो वोट पड़ेंगे। ये आज बता रहा हूँ आपको, जैसे आम आदमी को पड़े, इनको कोई नहीं जानता था, जितने ये 94 95 में कोई नहीं जानता था, तो ये कैसे आ गए? ऐसे ही भाजपा है। परसेप्शन जो है चेंज होने लगी, आप हो रही है, बहुत जबरदस्त हो रही है। सर जो अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए हैं उस पे क्या कहेंगे? देखो पहली बात तो ये सुनो भाई, कोई सिख धर्म में पैदा हो गया या पंजाब में पैदा हो गया, उसको क्राइम करने का अधिकार हो गया?
उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके बेड़ी यानी फूलों के हाथ डाल के लेके आएंगे वो। ये जो बातें हम करते हैं ना, ये नहीं करनी चाहिए। वो उनको जाना क्यों पड़ा? हम उनको यहाँ व्यवस्था नहीं दे पाए, बिल्कुल ठीक है। पर वहाँ जाना, गलत तरीके से जाना, जो भेजने वाले लोग हैं उनको तो फांसी कर देनी चाहिए, और जो जाने वाले लोग हैं वो भी क्रिमिनल हैं, क्राइम कर रहे हैं। जब क्राइम कमिट करोगे तो उनकी प्रशंसा नहीं की जाती, ठीक है, उनकी निंदा की जाती है, वही गलत काम है। फिर अब क्या हो गया कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी बेचारे का विजन ही नहीं है, क्या करूँ मैं उसका। वो बोलने लगा पंजाब का बदनाम कर रहे हैं, पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई जा ही क्यों रहे हैं इलीगल? अच्छा, अब करते करते क्या हुआ, ट्रंप प्रशासन ने क्या किया, उन्होंने कहा हम पनामा में, कोस्टारिका में, ग्वाटेमाला में, वहाँ होटलों में जेल बना के छोड़ देते हैं। उनके वहाँ भी बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, परेशानी में हैं। अब उनके परिवारों वाले वहाँ खर्चा दे के लेके आएंगे। उन गरीबों का क्या होगा? क्या भगवंत मान जी जिम्मेदारी लेंगे? क्या केजरीवाल जी लेंगे? भाजपा का नाम बदनाम करने के लिए ये काम करते हैं। भाजपा कहती है ट्रंप को कि ऐसा कर दो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पॉलिटिशियन जो हैं उनका विज़न होना चाहिए। और राजनीति में दो तरह के लोग अब आने लगे। एक तो विचारधारक हैं जो 1% ही रहते जा रहे हैं विचारधारा से जुड़े हुए जी, और दूसरा जल्दी अमीर बनने के लिए एक प्रोफेशन के रूप में अपनाते हैं। जो प्रोफेशन के रूप में जल्दी अमीर बनने के लिए होते हैं वो स्वार्थी भी होते हैं, वो ही इस तरह की बातें करते हैं। जो विचारधारक लोग होंगे वो कभी इन चीज़ों की प्रशंसा नहीं करेंगे, वो डिस्करेज करेंगे। इस टेंडेंसी को डिस्करेज करना चाहिए, उन लोगों को भी डिस्करेज करना चाहिए। जनता को उसके विषय में सोचना होगा। अगर देश को, अगर इस पंजाब को बढ़िया बनाना है तो सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और एक बात और भी है सर, जब हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब के इतिहास को, हिंदुस्तान के इतिहास को उठाकर आप देख लीजिए कि जब भी, चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें, चाहे हम दूसरे देशों की बात करें, कोई भी जो आक्रांता आया वो पंजाब से होकर ही आया, और पंजाबियों ने डटकर उनका मुकाबला किया कि हाँ आगे नहीं जाना है। और कई बार ऐसा हुआ कि हाँ उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, लोग पंजाब से ही भाग गए। और आज तक ये कहा जाता है कि हाँ अगर अफगानी किसी से डरते हैं तो वो पंजाबी हैं, पंजाबियों से डरते हैं। लेकिन सर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो वही कि पुराने इतिहास की बात करें, आज के दौर की बात करें, दिल्ली से हमेशा पंजाब की अच्छी नहीं बनी है। तो नहीं, ऐसा सरदार प्रताप सिंह कैरों की बहुत बढ़िया बनी, सरदार प्रकाश सिंह बादल की सभी से बनी। जो विजन वाले लेकिन मैं इसको इस तरीके से जोड़ रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आजकल का ये किसान आंदोलन को ही आप ले लीजिए कि किसान आंदोलन क्या है? कोई पंजाब का आंदोलन है? अरे देश 140 करोड़ लोगों का है। ये 4 जिलों के लोग इकट्ठे होके थोड़े से ऑर्गेनाइज कर लो आप, 10,000 20,000, तो वो कल को ये मांग करें कि संविधान में ऐसा करो, कानून ऐसा बनाओ, तो देश कितना बड़ा है जी। जगह जगह से डिमांड होगी, बांग्लादेश बन जाएगा। इन चीज़ों को उत्साहित नहीं करो, इनको डिस्करेज करना चाहिए। बात की जाती है आपस में, सरकार बात सुनने को तैयार है, 3 मिनिस्टर आ रहे हैं, सभी चीज़ें तो किसी की पूरी नहीं होती। और किसान का भला नहीं होगा तो देश का भला कैसे होगा? हमारी इकोनॉमी अग्रेरियन बेस्ड है। जब अटल जी की सरकार थी, आपको पता है रिसेशन आया था, जिनकी आर्थिकता उद्योगों पे आधारित थी, जैसे ये कोरिया वगैरह बाकी सब कंट्रीज थे, टूट गई, वो सब खत्म हो गए, तबाह हो गए। हम क्यों बचे? मानसून हुई, अच्छी पैदावार हुई, और हमारी इकोनॉमी आर्थिकता जो थी अग्रेरियन बेस्ड थी, तो हमारा देश बच गया, उसमें से हम निकल गए। आज भी वही हो रहा है, बाकी दुनिया में यही हो रहा है, इसीलिए बच रहे हैं। तो किसान को सरकार, कौन सी सरकार है इस देश की जो किसान के हालात खराब करेगी? नहीं कर सकते। आगे आगे एग्रीकल्चरल जो साइंटिस्ट हैं वो सभी बता रहे हैं, जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, कि दुनिया में फूड क्राइसिस आने हैं। हिंदुस्तान में पहले भी आए थे। बिल्कुल। तो वो किसान ही तो बचाएगा। तो किसान के हालात सुधारने हर सरकार का काम है जी। इसीलिए एक ये भी चल रहा है कि हाँ अब फूड जो है वो लैब में ही तैयार किया जा रहा है, वैसा भी चल रहा है। एक देखो, कुछ भी तैयार किया जाए देश के लिए जो अच्छा हो वो कर लेना चाहिए, उसकी बात नहीं है। पर इन बातों में जाना और ये सोचना
कि भी किसान के हित में बात नहीं हो रही, किसान के हित में हो रही है। मैं वो बातें जिनमें मैं आंदोलन में बातचीत करवाते रहे, मेरे को सब चीज़ों का ज्ञान है, मैं उनको आज बोलना नहीं चाहता जी। किसी दिन फिर आओगे, फिर आपको सब कुछ बता देंगे। बिल्कुल। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं। सर आखिरी सवाल, पंजाब को कहाँ आप देखना चाहते हैं, किस तरह का हो पंजाब? देखो, पंजाब का विकास होना चाहिए दोबारा। अच्छी स्टेट थी और यहाँ बेरोजगारी नहीं थी, और अब हमारी देश में सबसे बड़ी ज़मीन जो है 94.8% एग्रीकल्चरल है, उसके अंदर है। ठीक है जी। फर्टाइल है। बिल्कुल। किसी प्रांत में भी इतनी ज़मीन में एग्रीकल्चर नहीं होती। जी। ठीक है जी। पर उसके बावजूद भी ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स रह गए। उनको इन जथेबंदियों की ज़रूरत है, वो अकेला कोई संघर्ष नहीं कर सकता। जी। ज़रूरत है, पर जथेबंदियां किसान हित से प्रेरित हों, बिल्कुल। वो अपनी विचारधारा से प्रेरित होकर काम ना करें, ये ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी अच्छी बातचीत की और इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।